तो अगला टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वह है नियतिवाद। नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद पे बात करेंगे। और व्यवहारवाद आप लोग पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद क्या है जो अभी यहाँ पे लिखा था? नियतिवाद या निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म, ठीक है। क्या है नियतिवाद, निश्चयवाद? देखिए, हम आपको एक दिन बताए थे, इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है एक द्वैतवाद से। द्वैतता, द्वैतवाद कल बताए थे क्या होता है। द्वैतता का मतलब है कि किसी भी विषय पर दो तरह के विपरीत विचारों का उत्पन्न होना, ठीक है। और वो उन्हीं विचारों को मानने वाले जब लोगों की संख्या बढ़ती जाती है तो वो विचार न रह करके विचारधारा हो जाता है, फिर वह द्वैतवाद कहलाता है। तो द्वैतता मतलब किसी भी विषय पर दो तरह के भिन्न विचार, फिर उन्हीं को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, विचारधारा बन जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा? अब द्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही द्वैतवाद एक उत्पन्न हुआ था भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का, है ना। भौतिक भूगोल बनाम भौतिक भूगोल बनाम मतलब वर्सेस जो होता है मानव भूगोल। यह द्वैतवाद जब उत्पन्न हुआ तो इसके अंतर्गत सिंपल सा नाम से ही स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल में अंतर्गत जो भी लोग मानने वाले थे भूगोलवेत्ता, उनका मानना था, बनाम मतलब ये जो होता है ये वाला, मतलब दोनों के बीच में। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या कहा गया? जो मानने वाले थे उनका मानना था कि इसके अंतर्गत केवल हमको प्राकृतिक चीज़ों का ही, प्रकृति का ही अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। मानव भूगोल वाले भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि इसके अंतर्गत केवल मानव से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। तो दो अलग अलग तरह के भूगोल में ही दो विभाजन हुआ। अब जब इनके मानने वालों की संख्या खूब ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक ऐसी स्थिति आई कि भूगोल में विभाजन की स्थिति आ गई कि अब भूगोल दो भागों में बंट जाएगा और एक भाग भौतिक भूगोल कहलाएगा, एक भाग मानव भूगोल, मतलब दो सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। बाद में फिर इनमें समन्वय स्थापित किया गया। तो यही जो द्वैतवाद है, इसी का आगे जो मतलब इसी में जो आगे और परिष्कृत रूप आया वही आगे नियतिवाद और संभववाद के रूप में आता है, ठीक है ना। इसी से आगे बढ़ता है यह नियतिवाद और संभववाद। तो ये जो भौतिक भूगोल था यही आगे नियतिवाद के रूप में देखना जाता है ना। तो नियतिवाद में क्या माना गया? नियतिवाद में सिंपल सा प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया गया है मानव की तुलना में। वहाँ पे यह माना गया कि प्रकृति सबसे सर्वश्रेष्ठ है और मानव की भूमिका नगण्य है या गौण भूमिका है ना। तो इसी पे हमको बात करना है। तो नियतिवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे विकास हुआ है प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक के जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, कैसे सिद्ध किया है कि प्रकृति महत्वपूर्ण है, मानव की भूमिका नगण्य है। तो हम देखते जाएंगे अलग अलग विद्वानों के अनुसार उन्होंने क्या क्या कहा है। तो एक क्रम में पढ़ते जाएंगे, है ना। नियतिवाद का मोटा मोटा मतलब समझ गए हैं ना, मतलब प्रकृति श्रेष्ठ है और मानव नगण्य भूमिका। अब इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे भूगोलवेत्ता अपने अपने विचार दिए हैं, कैसे प्रकृति महत्वपूर्ण है, मानव की भूमिका नगण्य है। तो उसी के बारे में देखेंगे हम लोग। तो एक एक भूगोलवेत्ता के अनुसार देखते जाएंगे। तो जो पहले भूगोलवेत्ता हैं वह है, पहले भूगोलवेत्ता हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस कहाँ के हैं? हिप्पोक्रेटस यूनान के। यूनान कहाँ है? यूरोप में है ना। यूनान नाम सुने होंगे आप लोग, ग्रीक यूनान, ठीक है। इनका जो समय है वह है 460 से लेकर के 370 BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो हिप्पोक्रेटस कहाँ के हैं? यूनान के हैं। यूनान यूरोप का ही एक देश है ना।
और पहले यूनान बहुत प्रसिद्ध था। यूनान ने बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं को और अन्य विषयों में विशेषज्ञों को क्या किया है, वहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम लिख लीजिए, एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस। एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस। ठीक है, यह पुस्तक है इनकी। इनका यह मानना था, लिखना नहीं है इसमें, सुनिए, इसमें यह कह रहे हैं, ये इन्होंने दो क्षेत्रों की तुलना की है। कौन कौन से दो क्षेत्र? एक यूरोपीय क्षेत्र और एक एशियाई क्षेत्र। तो इनका यह कहना था कि यूरोपीय जो क्षेत्र है वहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ा विषम है। यूरोप में थोड़ा जलवायु कैसी है? विषम, मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो है, बर्फ आदि पड़ती है, आप लोग मूवीज आदि में देखते रहते हैं, है ना। तो मतलब टेम्परेचर जो है या जलवायु जो है वो क्या है, थोड़ा विषम है। तो इनका यह मानना था कि जो यूरोप के लोग हैं वो ज़्यादा कार्यशील हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, और जो एशिया वाले हैं वो कैसे हैं? आलसी हैं। क्यों आलसी हैं? क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो ऐसी है कि लोग आलसी हैं, निष्क्रिय रहते हैं। और जो यूरोप के जलवायु कैसी है, जो उनको कैसी रखती है? कार्यशील रहती है, उनको संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो जलवायु को इन्होंने महत्व दिया है। जितने भी अभी हम लोग बात करेंगे भूगोलवेत्ताओं को, उन्होंने प्रकृति के अंतर्गत जलवायु को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि जलवायु ही मनुष्य के जीवन को निर्धारित करती है। अभी आप यहाँ पे हैं तो आप स्वेटर नहीं पहने हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी है। लेकिन अभी आप जम्मू कश्मीर चले जाए, उत्तराखंड में चले जाइए, तो वहाँ तो ठंडी है। तो कल ही आप वहाँ पहुँच जाए तो आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा ना। क्यों पहनना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है या वहाँ का मौसम जो है वो ऐसा है कि आपको उसके अनुकूलन के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो क्या चीज़ प्रभावित करती है? जलवायु। और इसी जलवायु को आधार बनाते हुए इन्होंने तुलना किया है, ज़्यादातर भूगोलवेत्ताओं ने तुलना किया है एशिया और यूरोप की, क्योंकि उस समय पर जो सभ्यता थी, पता थी, वो यही पता थी ना। उस समय पर अमेरिका तो पता नहीं था कि अमेरिका भी महाद्वीप है, एक ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, ये सब नहीं पता था। उस समय पर यही पता था कि एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, है ना। तो एशिया और यूरोप की तुलना की है, उसमें यूरोप को ज़्यादा अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कमियां भी बताएंगे, लेकिन यूरोप में भी फिर अपने यूनान की बड़ाई करेंगे, क्योंकि कोई भी जो भूगोलवेत्ता होगा वो जिस देश से होगा उसकी बुराई थोड़ी करने लगेगा। पहले तो वो अपने क्षेत्र को बड़ा अच्छा बताएगा, अपने क्षेत्र में भी अपने देश को। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इन्होंने जो कहा था, लिखिए। इनका मानना था कि एशियाई लोग आराम पसंद होते हैं, है ना, बहुत आराम करते हैं, मौज करते रहते हैं, जीवन में काम धंधा कुछ नहीं है। तो एशियाई लोग आराम पसंद होते हैं, जबकि यूरोपीय निवासी सक्रिय एवं कार्यकुशल होते हैं, सक्रिय एवं कार्यकुशल होते हैं। और इसका कारण इन क्षेत्रों की जलवायु है। इसका कारण इन क्षेत्रों की जलवायु है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अरस्तु। अरस्तु का नाम सुना है आपने? अरस्तु जो है यह भी कहाँ के हैं? यूनान के हैं। और इनका जो समय है वो है 384 से लेकर के 322 BC। और कहाँ के हैं ये? यूनान के, जहाँ के हिप्पोक्रेटस थे। 384 से 322 BC तक के। इनकी एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है क्या? पॉलिटिक्स। पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें भी इन्होंने क्या किया है? दो क्षेत्रों की तुलना की है। कौन कौन से क्षेत्र? यूरोप और
एशिया। यूरोप के लोगों को क्या कहते हैं ये? यूरोप के लोगों के बारे में ये कहते हैं कि यूरोप के लोग हैं क्या? वीर हैं। वीर हैं, लेकिन उनके पास जो बुद्धि विवेक है, जो चतुरता है, उतनी नहीं है। यूरोप के लोग कैसे हैं? वीर हैं। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में रहता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर जंगल में रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति जंगल में रह रहा है और कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है, तो अगर आप वीरता की तुलना देखेंगे कि कौन ज़्यादा बहादुर होगा, तो कौन होगा? जंगल में रहने वाला। क्यों? क्योंकि वो डेली जो है खतरों का सामना करता है, वह डेली अपने भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, जानवरों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वो ज़्यादा वीर होगा, साहसी होगा, तुलनात्मक कि शहरों में रहने वाला या गांव में रहने वाला व्यक्ति। ऐसा ही है यूरोप के बारे में। यूरोप की जलवायु जो है वो उतनी बेहतर मतलब अवस्था में नहीं है कि वहाँ आराम से रहा जा सके, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है ना। वहाँ मतलब बर्फ़ भरी आंधियाँ कभी कभी चलने लगती हैं, पूरा घर आप लोग देखते हैं, सुबह उठ रहे हैं लोग, पूरा घर बर्फ़ से जमा हुआ है। उनका पहला काम है उसको हटाना, तब न गेट खोलेंगे। हम लोग तो हैं कभी भी उठ गए गेट और खोल के निकल जाते हैं बाहर, जब मन किया, है ना। जब मन किया छत पे घूम आए। अब पता चला वो छत पे घूमने गए थे और कुछ देर ज़्यादा रुक गए तो वहीं बर्फ़ बन के पड़े हुए हैं, है ना, पता ही नहीं चला कोई। तो ये कठिनाई है ना, तो उनको संघर्ष जहाँ है वहाँ पे लोग ज़्यादा सशक्त उभरते हैं। तो यही कह रहे हैं ये। तो जो यूरोप के लोग हैं वीर हैं, लेकिन चतुरता नहीं है ना, बुद्धिमान नहीं है उतने। उसके विपरीत में भारत के लोग, या जो भारत का नहीं कहा इन्होंने, एशिया का कहा है कि जो एशियाई लोग हैं वो कैसे हैं? उतने वीर नहीं हैं, साहसी नहीं, लेकिन चतुर बहुत हैं, बुद्धिमान बहुत है ना। तभी आप लोग देखते हैं जितने प्राचीन हमारे यहाँ पे ग्रंथ हैं, जो भी हमारे यहाँ पे ज्ञान विज्ञान था, ऋषि मुनियों आदि ने जो भी लिखा था पूरे एशिया में, वह आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि सबसे पहले उसको कौन ले गया? ये अरब वालों ने हमारे यहाँ से ले गए उसको। कैसे ले गए? उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और फिर अपने यहाँ ले गए, है ना। सबसे पहले अरब के ही लोग तो आए थे हमारे यहाँ, है ना, आक्रमण आदि किया, तो उनके साथ विद्वान जो आते थे, तो हमारे जो भी ग्रंथ थे, वेद हैं, वेदों में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, है ना। मैं धार्मिक कारणों से नहीं कह रहा हूँ, आप उनको अगर देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जब कोई कहता है, एक है ना जिन्होंने कहा है कि वेदों की ओर लौटो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पुराने समय में चले जाना है। इसका मतलब ये है कि वेदों में जो अच्छी बातें बहुत सारी लिखी हैं उनको हमको पालन करना चाहिए। तो अरब वालों ने हमारे यहाँ का ज्ञान ले गए, वो फिर अरब से कहाँ पहुँचा? वो यूरोप पहुँचा। तब यूरोप वाले जो हैं, जैसे कहा गया ना, वीर हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है, चतुर नहीं है, फिर उन्होंने सब स्टडी याद किया, फिर नई नई उन्होंने उसी को यूज करके बहुत सारी खोजें की, और आज वो देख रहे हैं आप सब जगह अपना पेटेंट करा के वही अपना नाम चला रहे हैं, है ना। तो एशिया वालों के बारे में कहा कि वो उतने ज़्यादा साहसी नहीं है लेकिन बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो ये कहा इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें इन्होंने एक बात और कहा था कि एशिया वाले जो हैं वो भावना विहीन होते हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता एशिया वालों को भावना कूट कूट के भरी हुई है, छोटी सी बात पे भी रोने लगते हैं या बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं, दुख प्राप्त करने लगते हैं। भावना विहीन मतलब भावना नहीं है, इमोशनलेस इन्होंने कहा। लेकिन ऐसा आप लोग समझते हैं कि एशिया वाले ऐसे हो सकते हैं? एशिया वालों के पास तो भावना ही है जो है ना। उसी के कारण तो हमारी महत्ता है विश्व में, है ना, कि कोई भी आता है उसको हम अपने यहाँ स्थान देते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, भावना के कारण ही न है वसुधैव कुटुम्बकम, भावनात्मक सोच है। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि भावना विहीन होने के कारण जो एशिया के लोग हैं वो दासता स्वीकार कर लेते हैं आसानी से, मतलब गुलाम बन जाते हैं। तो हो सकता है भावना विहीन होने के कारण ही, भावना से ज़्यादा होने के कारण हम गुलाम हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों को भी आने दिया, हम समझ नहीं पाए। जो अरब के जो जितने भी देश थे या जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग थे, वो जो हमारे यहाँ आक्रमण किया उसको भी हम अच्छे से नहीं समझ पाए, लड़ नहीं पाए, भावनाओं में बहते रहे, तो उसके कारण भी गुलाम हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो भावनाहीन कहा है, कोई बात नहीं। तो स्ट्रैबो अगले भूगोलवेत्ता हैं। स्ट्रैबो जो है उनका समय है
63 BC से 24 AD तक। तो नेक्स्ट है इसमें स्ट्रैबो, 63 BC से लेकर के समय इनका 24 AD तक। यह भी कहाँ के हैं? ये भी यूनान के ही हैं। कहाँ के हैं? यूनान। स्ट्रैबो, ठीक है। समय देखते जाएंगे तो समय घटते क्रम में है। पहले ये सबसे पहले हैं, फिर उसके बाद अरस्तु हैं, फिर स्ट्रैबो हैं। स्ट्रैबो ने कुछ उन्होंने जो इटली है ना, इटली जो देश है आप लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे इटली के बारे में कहा है उन्होंने। मेन तो ये भी यही कहते हैं कि जो जलवायु है ना, वही लोगों के जीवन को किस तरह से रहन सहन है उसको निर्धारित करता है। जितने भी ये हैं सारे यही कहेंगे कि जलवायु ही है, सबको महत्वपूर्ण भूमिका है, वो मानव के जीवन को प्रभावित करती है। वास्तव में वो प्रभावित करती है, तो सबका मेन थीम वही है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर वो कहते रहते हैं। जैसे इन्होंने इटली के बारे में कहा। इटली आप अगर मैप में जाके देखेंगे तो इटली कहाँ पे है? भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। यूरोप का एक देश है इटली, जिसकी राजधानी है रोम, है ना। तो वहाँ पे भूमध्य सागर के बीच में स्थित है, बहुत बड़ी समुद्र तट रेखा है। तो इनका ये कहना था कि जो समुद्र तट रेखा है वह जो है इटली के जलवायु को प्रभावित करती है, और उसके कारण यहाँ पे जो लोग हैं उनका जीवन यापन जो है अलग तरीके का। जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनकी जलवायु अलग होती है ना। जैसे आप जाइए मुंबई घुमाइए, या जो भी तटीय क्षेत्र हैं, बीच जिनको कहते हैं आप लोग, तो वहाँ पे जलवायु कैसी होती है? सम जलवायु होती है। हम आपको पढ़ाए हैं, जब समुद्री समीर और स्थलीय समीर पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु सम होती है, ना तो ज़्यादा गर्मी में गर्मी होगी, ना ठंडी में ठंडी होगी, इसीलिए लोग जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है, किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा है। नेक्स्ट है इसमें जीन बोदिन। जीन बोदिन, जीन बोदिन। इनका समय क्या है? इनका समय जो है 1530 से 1596 तक का है। 1530 से 1596 AD, मतलब ये आज से लगभग 500 साल पहले के हैं। 500 साल बहुत बड़ा समय है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, लिख लीजिए उसका नाम है रिपब्लिक। पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। ये जो लिखा रहे हैं ना समय और ये पुस्तकों का नाम, ये जब आप उत्तर लिखेंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि नियतिवाद का विकास क्रम बताइए, तो आपको क्या ये हम कह रहे हैं कि ये जो पुस्तकों का नाम लिखा रहे हैं और समय लिखा रहे हैं, टाइमलाइन, तो ये आपको क्या करना है, जब उत्तर आप लिखेंगे प्रश्न का लिखना होगा तो इनका प्रयोग करना होगा उसमें, है ना, कि इन्होंने ये पुस्तक लिखी, उसमें ये कहा। और जब आप पुस्तकों को लिखते हैं और उनका समय काल लिखते हैं तो इससे आपका उत्तर बहुत अच्छा होता है। कहानी बस लिखने से नहीं होता है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ चीज़ें शामिल करना होता है ना। जैसे इतिहास है तो इतिहास की शब्दावलियाँ होंगी, राजनीति है तो राजनीति की शब्दावली, उनकी पुस्तकें होगा, है ना। तो ये अभी आपको ऐसा करना होगा। तो इसमें जो जीन बोदिन है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? रिपब्लिक लिखी है। और रिपब्लिक में उन्होंने क्या बताया है? रिपब्लिक में उन्होंने अक्षांश, ऊंचाई और कटिबंध को महत्व दिया है। अक्षांश आप जानते हैं, अक्षांश रेखाएं होती है ना, विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा है। जो पृथ्वी पर जो समानांतर रेखाएं होती हैं कुछ इस तरह से,
उनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना, ये सब अक्षांश है। तो और अक्षांश ऊंचाई भी जो है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जो मौसम है या जलवायु है परिवर्तित होती जाती है ना। आप अभी जहाँ पे हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है क्या होती है, जैसे आप अभी हिमालय के निचले भाग में रहिए तो वहाँ का मौसम या जलवायु कुछ अलग है। जैसे ही आप ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो हम आपको बताए हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे मौसम भी, जलवायु भी परिवर्तित होती है। तो इनका मेन आधार वही था कि ऊंचाई, कटिबंध मतलब जैसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र है जो कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है, या विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, वो उष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। तो हर एक कटिबंध की भी तो अपनी जलवायु अलग अलग है। और क्या है, ऊंचाई, अक्षांश और कटिबंध के आधार पर इन्होंने विभाजन किया और उसी आधार पर उत्तर और दक्षिण विभाजन किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध वालों को ये क्या कहते थे कि उत्तरी गोलार्ध वाले जो हैं वो कैसे हैं? निर्दयी हैं, पशुवत हैं, है ना। मतलब निर्दयी और पशुवत कहने का मतलब कि वो ऐसी जलवायु में रहते हैं कि जो उनको निर्दयी बनाती है। मतलब उनको क्या है, शिकार आदि करना है अपने भोजन आदि के लिए, पशुवत है और साथ ही में साहसी हैं। शिकार करना है तो साहस तो चाहिए ना, जैसे अभी बताए थे, है ना, कि यूरोपीय लोग जो हैं वो कैसे होते हैं और एशियाई लोग। और इन्होंने दक्षिण वालों के बारे में बताया है कि दक्षिण वाले जो हैं वो चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध वाले जो लोग हैं या उत्तर के जो लोग हैं, उत्तर और दक्षिण इसमें तुलना गोलार्ध से नहीं करेंगे। उत्तर जो यूरोप अगर आप देखें तो, हालांकि एशिया तो बहुत बड़ा है, तो एशिया तो उत्तर में भी है, लेकिन इनका कहने का मेन मतलब है, उत्तर का कहने का मतलब कि जो ठंडे प्रदेश वाले जो क्षेत्र ज़्यादातर है, ठंडे वाले जो आप देखेंगे उत्तर की ओर ज़्यादा ठंडे में जाइए, उत्तर में जैसे साइबेरिया है, रूस है, यूरोप का बहुत सारा क्षेत्र है वो ठंडा है ज़्यादा उत्तर में। तो वहाँ के लोग कैसे हैं? निर्दयी हैं, पशुवत हैं। लेकिन जो दक्षिण वाले वो कैसे हैं? बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब उनका क्या था कि जलवायु के कारण है। दक्षिण के लोग क्यों बुद्धिमान हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारा समय है अन्य चीज़ों को करने के लिए। वो भोजन के लिए ही परेशान नहीं है, जिंदा रहने के लिए नहीं परेशान है। उनको आराम से भोजन मिल रहा है, उसको खा के वो विचार कर रहे हैं। अच्छी अच्छी पुस्तकें लिख डाला उन्होंने, जंगलों में गए, अच्छा ऑक्सीजन दिमाग में जा रहा है, अच्छा दिमाग काम कर रहा है, वेद लिख दिया, पुराण लिख दिया, है ना। हमारे पास जो है ज़्यादा अच्छा संसाधन है। यहीं पे अगर सब जगह बर्फ़ जमा होता तो आपका जीवन बहुत कठिन हो जाता। तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए, है ना। लेकिन हमको लगता है कि कहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये है, आगे इसमें और विचारक है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है।